नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट जीके जीएस में। हम लोगों ने इस चैनल पे एक नई श्रृंखला स्टार्ट की है जिसके तहत महेश कुमार बर्णवाल के संक्षिप्त इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग इनके इस पुस्तक को कंप्लीट कवर करेंगे। और इस क्रम में हम लोगों ने इनके इस पुस्तक के पहले लेसन को प्रारंभ किया हुआ है और उस लेसन में हम लोग पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थानों के बारे में हमें चर्चा करना था। इससे पहले की चीज़ें हम लोगों ने बात कर लिया है इससे पिछले वाले वीडियो में। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो बौद्ध स्तंभ लेख एक स्तंभ लेख है। वो कौन सा स्तंभ लेख है? वो है बौद्ध स्तंभ लेख। मिला कहाँ से है? ये मिला है भरहुत से। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि बौद्ध स्तंभ लेख कहाँ से मिला है। आपको बताना है भरहुत से मिला है। और संबंधित व्यक्ति ये किस राजा का है? किस राजा के है? राजा वासुदेव से संबंधित है। ये अभिलेख किससे संबंधित है? राजा वासुदेव से संबंधित है। किस काल का है? ये शुंग शासकों के समय का अभिलेख है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें मिलाने के लिए या फिर वन लाइनर फॉर्म में आपसे ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो याद रखिएगा बौद्ध स्तंभ लेख ये भरहुत से मिला है, राजा वासुदेव से संबंधित है, शुंग काल का है। इसमें जानकारी क्या मिलती है? शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत है। जो शुंग वंश है, शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत क्या है? वो है बौद्ध स्तंभ लेख। दूसरे लेख की बात करें तो दूसरा है गरुड़ स्तंभ लेख। क्या है? गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? ये मिला है बेसनगर विदिशा से। याद रखिएगा बेसनगर विदिशा से मिला है ये। और ये भागभद्र से संबंधित है। ये भी शुंग काल का ही है। ये अभिलेख भी शुंग काल का है। इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग व सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो मतलब इसमें क्या बताया गया है? इसमें नैतिक शिक्षा के बारे में, अंतर संयम के बारे में, सतर्कता के बारे में ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है गरुड़ स्तंभ लेख में। ये मिला कहाँ से है? बेसनगर कहाँ से मिला है? बेसनगर से मिला है। ये विदिशा में है। ये भागभद्र से संबंधित है, शुंग काल का है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला जो हमारा है लेख स्तंभ लेख वो है प्रयाग प्रशस्ति या स्तंभ लेख। ये कहाँ है? इलाहाबाद से मिला हुआ है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। इसको लिखवाया किसने था? हरिशेन ने। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन ने इसका निर्माण करवाया था। ये किस शासनकाल का है? ये गुप्त काल का है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का यशोगान किया गया है। इसकी रचना हरिशेन ने काव्य शैली में की है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो इलाहाबाद में स्थित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वो काव्य शैली में लिखा गया है। और उसको लिखवाया किसने है? हरिशेन ने लिखवाया। हरिशेन समुद्रगुप्त का मुख्यमंत्री या समुद्रगुप्त के एक बड़े मंत्री थे। ठीक। अगला क्या है? अगला है एरड़ स्तंभ लेख। क्या है? एरड़ स्तंभ लेख। ये मध्य प्रदेश के एरड़ से मिला हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के एरड़ से मिला हुआ है। ये भी समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, गुप्तकालीन ही है। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में है। ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि जो एरड़ स्तंभ लेख है, एरड़ स्तंभ लेख विदर्भी शैली में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मथुरा स्तंभ लेख की बात करें तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। यूपी स्पेशल के लिए इसको क्या करिएगा? यूपी स्पेशल के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मथुरा स्तंभ लेख कहाँ से मिला है? मथुरा से मिला है, वो उत्तर प्रदेश में है। याद करने वाली चीज़ ये है क्योंकि मथुरा स्तंभ लेख है तो मथुरा में हम बताएंगे उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये तो नॉर्मली है। लेकिन ये रिलेटेड किस राजा से है, किस राजा से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चीज़ महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, इसका मतलब किस काल का है? गुप्तकालीन है। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा। प्रथम गुप्त अभिलेख कहाँ से मिला है? मथुरा से मिला है। कौन सा है? मथुरा स्तंभ लेख। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। तो ये कैसा, ये चीज़, ये वाला पूरा का पूरा लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखिएगा। यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। तो जो गुप्त संवत स्टार्ट किया गया था, गुप्त संवत किसने स्टार्ट किया था?
ये विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। तो उस गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है, ये ऐसा एकमात्र अभिलेख, ये पहला अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त संवत का पहला वर्ष उसमें वर्णित है या पहले वर्ष की चर्चा की गई है इसमें मथुरा स्तंभ लेख में। तो ये इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला जो है मेहरौली स्तंभ लेख है। मेहरौली से मिला हुआ है, दिल्ली में स्थित है। ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से रिलेटेड है। ये गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख मूलतः व्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है, तथा तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उनके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण है। तो ये वाला लाइन महत्वपूर्ण आपको देखने में लग रहा है, ये वाला, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि जो ये क्या है कि जो यहाँ से आपको ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये याद रखना है आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण कहाँ से मिलता है, तो मेहरौली स्तंभ लेख से मिलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण कहाँ से मिलता है, तो मेहरौली स्तंभ लेख से मिलता है। बाकी बाल्टिकों पर विजय प्राप्त किसने की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसे भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि बाल्टिकों पर विजय किसने प्राप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, स्तंभ लेख से। स्थित कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, इतना स्पष्ट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ अभिलेख दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, उनको भी हमें देखना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला जो है वो है भीलसड़ स्तंभ लेख। क्या है अगला जो हमारा स्तंभ लेख है, वो है भीलसड़ स्तंभ लेख। ये कहाँ से मिला है, भीलसड़ से मिला है, एटा से। इसको याद रखिएगा। ये कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। ये कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है ये अभिलेख। ये गुप्तकालीन है। इसमें बताया क्या गया है, कुमारगुप्त प्रथम के प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण है। गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण इसमें दिया गया है। इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। ये वाला महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा कि कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो भीलसड़ अभिलेख आपको बताना है। ये चीज़ याद रखिएगा। भीलसड़ अभिलेख कहाँ से मिलता है, एटा से मिलता है। किससे रिलेटेड है, कुमारगुप्त से। किस शासनकाल का है, गुप्तकालीन शासनकाल का है। और चीज़ें इसमें क्या मिलती है, तो कुमारगुप्त प्रथम के इस प्रथम अभिलेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का, इनकी वंशों का विवरण मिलता है, गुप्त सम्राटों की। अगला जो है भीतरी स्तंभ लेख है। क्या है, भीतरी स्तंभ लेख है। ये कहाँ से मिला हुआ है, गाजीपुर से। ये चीज़ें दोनों ये वाला और ये वाला यूपी स्पेशल के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भीतरी स्तंभ लेख कहाँ से मिला है, गाजीपुर से मिला है। ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, गुप्तकालीन है। इस स्तंभ लेख में होड़ों का आक्रमण का वर्णन स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, दोनों को याद रखिएगा। जो दोनों चीज़ें मिल रही है, क्या क्या मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है कि होड़ों का आक्रमण का वर्णन मिल रहा है। ठीक है, होड़ों के आक्रमण का वर्णन मिल रहा है भीतरी स्तंभ लेख से। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर कभी आपसे पूछे कि होड़ों का आक्रमण किस स्तंभ लेख से मिलता है, या किस लेख से या किस अभिलेख से मिलता है, तो आपको बताना है होड़ों के आक्रमण का उल्लेख हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिला है, गाजीपुर से। ठीक है, ये चीज़ स्पष्ट रखिएगा। दूसरा जो चीज़ है, स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उल्टा सीधा करके किसी भी तरह से पूछ सकता है कि स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु की मूर्ति की स्थापना का उल्लेख कहाँ से मिलता है, भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला जो हमारा 9वां स्तंभ लेख है, वो बिहार स्तंभ लेख है। क्या है, बिहार स्तंभ लेख है। ये बिहार शरीफ पटना में मिला हुआ है। बिहार स्पेशल के लिए इसको क्या करिएगा, नोट डाउन करिएगा। स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, ये गुप्तकालीन है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने का ये वाला पॉइंट देखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण करने का उल्लेख मिलता है। तो दो चीज़ें यहाँ भी स्पष्ट हैं। एक तो ये है कि स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेघ का साक्ष्य मिलता है यहाँ से, और एक स्तूप के निर्माण करवाने का साक्ष्य मिलता है किसके द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा। तो स्कंदगुप्त ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। ये कहाँ से मिलता है, बिहार स्तंभ लेख से इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ स्कंदगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे।
इसका भी उल्लेख मिलता है बिहार स्तंभ लेख से, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला जो हमारा स्तंभ लेख है वो है एरड़ स्तंभ लेख। एरड़ में ही मिला है मध्य प्रदेश में। तो एक तो एरड़ में मध्य प्रदेश में जो स्तंभ लेख मिला था वो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड था। ये वाला जो है ये बुद्धगुप्त से संबंधित है, ये जो एरड़ वाला ये वाला जो अभिलेख है, ठीक है। तो एक एरड़ अभिलेख से मिलता है। ये जो है यहाँ से हमें प्रथम क्या मिलता है, प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख यहीं से मिलता है। नहीं इसमें नहीं, जो भानुगुप्त से रिलेटेड है ये वाला, इससे हमें मिलता है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख, इससे नहीं मिलता है। 3 एरड़ अभिलेख, एरड़ में 3 अभिलेख मिले होते हैं। एक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय से, किसे नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड होता है वो एरड़ का अभिलेख, ठीक है। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड होता है वो, और दूसरा होता है बुद्धगुप्त से, और तीसरा होता है भानुगुप्त से। लेकिन तीनों के तीनों एरड़ में पाए गए अभिलेख जो हैं, एरड़ अभिलेख, वो गुप्तकालीन ही हैं। तो ये वाला जो एरड़ अभिलेख है ये भी मध्य प्रदेश एरड़ से मिला है, ये बुद्धगुप्त से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, गुप्तकालीन ही है। यह स्तंभलेख चतुर्मुखी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण तथा भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मात्र विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। यह स्तंभलेख चतुर्मुखी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम क्या करता है, सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है, सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यह स्तंभलेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख करता है, अभिलेखीय उल्लेख करता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी को और थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्या है कि जो सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग कहाँ पे मिलता है लिखित रूप से, तो ये एरड़ अभिलेख से मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक एरड़ स्तंभलेख और मिला है मध्य प्रदेश से, ये भानुगुप्त से संबंधित है, गुप्तकालीन ही है। इसमें महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीर गति प्राप्त होने एवं उनकी पत्नी के चीता पर सती होने का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कभी अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे एरड़ अभिलेख से मिलता है। उसमें भी अगर आपसे पूछे कौन से एरड़ अभिलेख से मिलता है, तो भानुगुप्त वाले एरड़ अभिलेख से मिलता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि तीनों एरड़ अभिलेख जो मिले हैं गुप्तकालीन ही हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा है तालगुंडा स्तंभलेख, जो हमारा लास्ट है 12वां तालगुंडा अभिलेख स्तंभलेख है, ये मैसूर शिमोगा से मिला हुआ है। ये शांति वर्मन या मयूर वर्मन से रिलेटेड है, गुप्तकालीन ही है ये। यह स्तंभलेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। तो ये रहा कुछ अभिलेख और उसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से साहित्यिक स्रोतों के बारे में। हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कर लिया है, अब हम लोग कर रहे हैं बात साहित्यिक स्रोतों के बारे में। यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, क्या था ये बता रहा है कि यद्यपि कि भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपि ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है तथा ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं, ये चीज़ बता रहा है यहाँ पे। अगले पॉइंट में है कि भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं। तो भारत में जो पांडुलिपियाँ हैं भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी हुई मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृतिक भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म एवं कष्ट फलकों पर लिखी गई हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की एक मिनट, सॉरी ये दिख नहीं रहा था, अब ये स्पष्ट होगा, अब यहाँ से देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, यहाँ पे 2500 ईसा पूर्व में भी इनको लिपियों का ज्ञान था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्धता पांडुलिपियाँ जो है वो ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है, मतलब 400 ईसा पूर्व से पहले की नहीं है, ईसा की 4वीं सदी से पूर्व की नहीं है जो पांडुलिपियाँ हैं। ये पांडुलिपि ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है तथा ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में पांडुलिपियाँ कहाँ कहाँ पर लिखी मिलती हैं, भोजपत्रों पर और फिर ताड़पत्रों पर भी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से
प्राकृतिक भाषा फैल गई थी। ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ भी मिली हैं, परंतु इसमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं। तो इसके बारे में हम लोग जब एक पुस्तक आती है एस के पांडे की प्राचीन इतिहास की पुस्तक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, वहाँ पे उस पुस्तक में आपको ये सारी चीज़ें विस्तार में मिल जाएंगी। वेद वगैरह के बारे में भी विस्तार से चीज़ें दी गई हैं, चारों के चारों वेदों के बारे में विस्तार से, उतना ज़्यादा विस्तार से नहीं कि जैसे वेद ही आप पढ़ लें उतना विस्तार से नहीं, लेकिन इस पुस्तक से अधिक विस्तारित किया गया है वहाँ पे, तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे, तो वहाँ भी देख लिया जाएगा। चूँकि हम लोग इस पुस्तक को कवर कर रहे हैं तो इसी दृष्टिकोण से, इसी पुस्तक के दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। तो ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, उपनिषद दर्शन शास्त्र पर आधारित है, ये महत्वपूर्ण है। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन शास्त्र पर आधारित है, या हम कह लें कि भारत का पहला दर्शन जो है वो उपनिषदों में मिलता है। ठीक है। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की भी रचना की गई है। तो वेदांगों की रचना क्यों की गई है? ताकि वेदों को समझा जा सके। तो प्रत्येक आदमी वेद को समझने में समर्थ नहीं था, इसलिए वेदांगों की रचना की गई कि जो व्यक्ति वेदों को समझना चाहता हो वो डायरेक्ट वेद को ना पढ़ के वेदांगों को पढ़ ले, वो उसको सरलतम रूप में करके रखा गया है। वेदांग के बारे में बताया जा रहा है कि वेद का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा क्या है? वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु उसका निर्माण किया गया है। जो शिक्षा वेदांग है वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि लिखा कुछ और है और पढ़ा कुछ और जाए अंड बंड, ऐसा नहीं। तो इसका क्या किया गया है? शिक्षा वेदांग की रचना की गई है। कल्प की रचना क्यों की गई है? वैदिक कर्मकांडों को सम्मान कराने हेतु विधि व नियम संपन्न, क्या है? संपन्न। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि और नियमों का संकलन कल्प में किया गया है। व्याकरण क्या है? इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय एवं प्रयोगों के नियम दिए गए हैं। निरुक्त में क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम बताए गए हैं। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। निरुक्त भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किसको माना जाता है? निरुक्त को। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। दोनों लाइन महत्वपूर्ण है। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने। और निरुक्त को भाषा शास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है, ये चीज भी याद रखिएगा। छंद क्या है? वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष क्या है? इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य कौन है? लगध मुनि। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि हैं, ये भी चीज याद रखिएगा। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाविनी का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। पाविनी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, गलत हो गया है। यहाँ पे पाविनी नहीं पाणिनि होता है, ठीक है, मिस टाइपिंग हुआ है इनसे, ठीक है, पाणिनि होता है, याद रखिएगा। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, ठीक है, अष्टाध्यायी है, याद रखिएगा। पाणिनि ने लिखा हुआ है, यहाँ पे पाविनी दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे पाविनी लिख दिया गया है, ठीक है, जो 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। यहाँ पे देखिए सही मिल रहा है, देखिए पाणिनि लिखा हुआ है यहाँ पे। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला था। तो यही पाणिनि है जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, जिनको यहाँ पे पाविनी लिख दिया गया है मिस टाइपिंग की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं। महाभारत
जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। तो ये टाइम बताया जा रहा है महाभारत के बारे में कि कितने से कितने समय के इतिहास को जानने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। स्टार्टिंग में इसमें 8,800 श्लोक शामिल किए गए थे तथा इसका नाम जय संहिता हुआ करता था। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है। जय संहिता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है महाभारत को। ये चीज़ याद रखिएगा, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। मतलब जो चीज़ आप जीते हैं, जो जितने युद्ध आपने जीता है, उन युद्धों का संग्रहण करके किसी ग्रंथ में आप लिख दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? जय संहिता हो जाएगा। तो वही है, जय संहिता का अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ है। बाद में इसकी श्लोकों की संख्या बढ़ाकर 24,000 कर दी गई तथा भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक श्लोक हो गए हैं और तदनुसार यह सतसहस्त्री संहिता या फिर महाभारत कहलाने लगा। तो सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है, महाभारत भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? और जय संहिता भी कहा जाता है। ये सभी एक ही ग्रंथ के नाम हैं। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है। वाल्मीकि रामायण की बात करें तो इसमें मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़ करके 12,000 श्लोक हो गए हैं और वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। 6,000 से 12,000, 12,000 से फिर 24,000। ऐसा लगता है कि जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है 5,000, मतलब 5 साल में 2 गुना, फिर 5 साल में 2 गुना। तो ऐसे 6 से 12, 12 से 24 बढ़ रहा है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व की 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस फ्लो में हम लोग पढ़ते हुए निकल चलेंगे, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो लेकिन ठीक है, भूमिका तैयार करने के लिए और बाकी कुछ जानकारियाँ और समाहित करने के लिए और चीज़ें जानने के लिए इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ के चलेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण श्रेणी में इसको नहीं रखेंगे। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं वाल्मीकि रामायण के बारे में, कि इसमें मूलतः 600 श्लोक थे, जो बढ़ करके 12,000, मतलब 6,000 थे, इससे बढ़ के 12,000, फिर बढ़ के 24,000 श्लोक हो गए। इसकी रचना ईसा पूर्व की 5वीं सदी में 500 ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि इसकी रचना महाभारत के बाद हुई है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान, जो अनुष्ठान राजाओं के द्वारा कराए जा रहे हैं, और 3 उच्च वर्णों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। अगला है जात कर्म, यानी कि जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान कहाँ मिलता है? गृह सूत्रों में पाया जाता है। शौत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के बताए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे है शुल्व सूत्र। इसमें यज्ञ देवी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ होता है। तो देखिए, बीच बीच में चीज़ें महत्वपूर्ण मिल जाएंगे, तो उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में ना पूछे भी जाए तो भी आपकी बातों को, कहीं अगर आप बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें प्रभावशाली बना देती हैं। ठीक है, तो शुल्व सूत्र में यज्ञ देवी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ होता है। कहाँ से? शुल्व सूत्र से। शुल्व सूत्र से ज्यामिति और गणित का अध्ययन प्रारंभ होता हुआ दिखता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली भाषा में मिलेंगे। यह भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके समय के मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी भी मिलती है।
ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे। तो ये याद रखिएगा, देखिएगा ये बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध थे, तो गौतम बुद्ध जन्मने से पहले, गौतम बुद्ध का जो जन्म मिला उस जन्म से पहले 550 जन्मों से होकर वो गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। तो इन चीज़ों का वर्णन जातक कथाओं में मिलता है। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित काल्पनिक लोक कथा है। तो ये जातक कथाएं जो हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में बताते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। किसको? जैन ग्रंथों को। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीका यानी कि टीका जो होता है, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। तो धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें 3 को शामिल किया जाता है, धर्मसूत्र, दूसरा जो है स्मृति, और तीसरा क्या इसमें शामिल किया जाता है, टीका। तो इन तीनों को मिलाकर क्या होता है, धर्मसूत्र होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या फिर खंडों में बटा हुआ है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास ने की थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर जो राजाएं होते थे, वो राजाओं द्वारा विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया। किसका? संगम साहित्य का। ठीक है, याद रखिएगा, संगम साहित्य का। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं। तो संगम कहते हैं ऐसे साहित्यिक सभा को जहाँ पे कवियों की जो है वो ढेर सारे कवि इकट्ठे हों और चर्चा हो, विचार विमर्श हो, तो उस सभा को संगम कहा जाता था। तो चूंकि उसी सभा में ये सारी पुस्तकें लिखी गईं, तो इसलिए उन पुस्तकों को संगम साहित्य कहा जाने लगा। इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाने लगा, या ये सारे साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से, विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। तो ऋग्वेद से बहुत ही अलग हैं, वैदिक ग्रंथों से भी अलग है, लेकिन विशेषकर ऋग्वेद से काफ़ी अलग हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत कई कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिनमें बहुत से नायकों यानी कि वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान मिलता है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन हैं? ये हैं तोलकाप्यम, शिलप्पाधिकारम और मणिमेखलय। ये संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लिखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होता है। तो कावेरीपट्टनम के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। ये उस समय जो दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य राजा हुआ करते थे, तो उस समय ये जो कावेरीपट्टनम था वहाँ पे व्यापार का केंद्र हुआ करता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसके बारे में चर्चा हो रही है इन पुस्तकों में। इधर की चीज़ें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, रुचिकर नहीं होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनसे रिलेटेड हैं, साहित्यिक स्रोतों से रिलेटेड है। मतलब कि पूरा भारतीय इतिहास को जानने में जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है उन चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। जब हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे पाषाण काल से सिंधु घाटी से फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, तो चीज़ें रुचिकर होती जाएंगी। इस समय थोड़ा सा कम मजा आ रहा होगा, लेकिन फिर भी इस पुस्तक को कवर करना है तो स्टार्टिंग से हम लोग कवर करेंगे। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको भी, जो नहीं है उनको भी पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायः द्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र स्रोत है।
ठीक है, ये कंप्लीट होता है। अब हम लोगों की जो चर्चा करने वाले हैं हम लोग वो विदेशी विवरण के बारे में करेंगे। यूनानी यात्रियों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोट्स के नाम का उल्लेख किया है। तो जैसे यूनानी लेखकों ने कहा है कि जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में, उस समय भारत का एक महत्वपूर्ण राजा था, वो था सेंड्रोकोट्स। क्या था? सेंड्रोकोट्स। तो कुल मिला के इस समय भारत का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के शासक थे। तो कुल मिला के हम लोग यही कह सकते हैं कि यूनानियों ने जिनको सेंड्रोकोट्स कहा है वो वही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। तो कुल मिला के चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कह रहे हैं यूनानी लोग। यूनानी विवरणों का उल्लेख है यह सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगस्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हुए हैं। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये चीज़ें तो सभी को पता होती हैं। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो बुक है, इसके लेखक का अभी अता पता नहीं है, ये गायब है। ठीक है, ये गुमनाम है कहीं। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? ये यूनानी भाषा में लिखा गया है। और टॉलेमी की जियोग्राफी जो है वो प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। जो जियोग्राफी लिखा गया है टालेमी के द्वारा, जियोग्राफी किसने लिखा है? टालेमी ने लिखा है, याद रखिएगा। तो इस पुस्तक से क्या होता है? भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत किया है। ठीक है, टालेमी की जियोग्राफी याद रखिएगा, टालेमी जियोग्राफी लिखा था टालेमी ने। जियोग्राफी किसने लिखा? टालेमी ने। 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की जो नेचुरल हिस्टोरिका है, इन सब चीज़ों को मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा पूर्व की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में लिखी गई है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं इसके बारे में। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो आगे क्या बता रहा है, आगे कुछ चीज़ें और हम लोग कंप्लीट करते हैं, बाकी उसके बाद हमारा दूसरा लेसन स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे जो हम लोगों का समय इस समय क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। आगे की चीज़ें क्या हैं? आगे हम लोग चीनी लेखकों का वर्णन देखेंगे। चीनी लेखक का नाम रहेगा, समय रहेगा, कब आए भारत में, उसके बाद इनकी रचना क्या है और यात्रा का विवरण, यात्रा में इन्होंने बताया क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद कुल मिला के 3 वीडियो हमारा हो जाएगा पहले लेसन से रिलेटेड। दूसरे लेसन में वही 2-3 वीडियो लगेंगे। तो हम लोग इसी तरह से चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।